युवराज गुस्से में अपना हाथ बढ़ाकर छवि की मांग में भरे हुए सिंदूर को पोंछने की कोशिश करता है, मगर छवि उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? युवराज गुस्से में कहता है, जिस वजह से तुम रो रही हो, बस उस वजह को खत्म कर रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से उठकर चला जाता है। छवि भी बेड से उठती है और धीरे धीरे किचन की तरफ आती है और किचन में जाकर एक प्लेट में युवराज के लिए खाना निकालती है और उसे लेकर लिविंग रूम में आती है, जहाँ सोफे पर बैठा युवराज गुस्से में बार बार टीवी का चैनल चेंज कर रहा था। छवि आकर उसकी बगल में बैठती हुई खाने की एक बाइट लेकर युवराज की तरफ बढ़ाती है। युवराज उसे अपने हाथों से हटा देता है। छवि अब अपने हाथों में पकड़ी हुई खाने की प्लेट को सोफे के सामने रखी हुई कॉफी टेबल पर रखती है और युवराज के सामने नीचे अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और युवराज के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेती हुई युवराज के चेहरे की तरफ देखती हुई कहती है, मैं आपके मांग भरने और मंगलसूत्र पहनाने की वजह से नाराज नहीं हूँ। युवराज उसके चेहरे की तरफ देखता है। छवि फिर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपना सिर युवराज की लैब पर टिकाती है, कहती है, बस अपनी बुरी किस्मत से डर लगता है मुझे। डर लगता है कि कहीं आपने भी मुझे खुद से दूर कर दिया तो फिर कैसे जी पाऊंगी मैं। इतना कहते हुए छवि सिसकियां लेते हुए रोने लगती है और उसे रोता देख युवराज जल्दी से उसके सिर को उठाता है और फिर खुद जमीन पर उसके पास बैठते हुए उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके सिर को सहलाने लगता है और उसे चुप कराते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? छवि कुछ नहीं बोलती। युवराज वैसे ही उसके सिर को सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद छवि थोड़ी शांत होती है और युवराज से अलग होती हुई अपने आंसुओं को पोंछती है और टेबल पर रखी हुई खाने की प्लेट को उठाकर युवराज को खाना खिलाती है। युवराज भी बिना कुछ बोले छवि के हाथों से खाना खा लेता है। इस समय छवि के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। युवराज खाना खाते हुए छवि के चेहरे को भी देखे जा रहा था। वह अपने मन में सोचता है, मैंने बेकार में ही गुस्सा करके इसे रुला दिया। एक तो इसने पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं, ऊपर से मेरी वजह से दुखी हो गई है। खाना खत्म हो जाने के बाद छवि वहां से उठकर किचन में जाती है और प्लेट्स रखकर वापस युवराज के पास आती है और उसे मेडिसिन और पानी का गिलास देती है। युवराज उसके चेहरे की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे उसके हाथों से पानी का गिलास और मेडिसिन लेकर खा लेता है। छवि अब खाली गिलास लेकर किचन में आती है और उसे रखकर किचन की लाइट ऑफ कर अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में पहुंचकर वह अपने बेड पर बैठकर रूम की सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है और बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। छवि को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखों को बंद किए हुए चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। कुछ देर बाद उसके रूम का डोर खुलता है और युवराज अंदर आकर रूम की लाइट्स को ऑन कर छवि के पास बेड पर आता है और छवि के पास बेड पर लेटकर फिर से रूम की सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है। बस एक नाइट बल्ब जला देता है, जिसकी हल्की पीली रोशनी पूरे रूम में फैल रही थी। छवि को इस समय पता था कि युवराज उसके पास बेड पर लेटा हुआ है, मगर वह कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखें बंद किए हुए ही चुपचाप लेटी रहती है। युवराज उसके और करीब आता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके होंठों पर एक सॉफ्ट किस करता है, जिससे छवि सिहर जाती है और युवराज से थोड़ा दूर होने की कोशिश करती है, मगर युवराज उसे अपने आप से दूर नहीं होने देता और कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर वह छवि के चेहरे की तरफ देखता है, जो रूम में जल रही पीली लाइट की रोशनी में सोने की तरह दमक रहा था। युवराज उसके गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखता है और अपनी धीमी आवाज में छवि से कहता है, सॉरी जान, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम पर गुस्सा करके तुम्हें रुला दिया। छवि अभी युवराज की आंखों में देख रही थी। वह युवराज के इतने करीब होने से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। युवराज ये बात अच्छी तरह से समझ रहा था। वह कहता है, छवि, तुम जब तक नहीं चाहोगी मैं हमारे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तुम अब मेरी वाइफ हो और इस समय मेरे पास हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। हम पूरे रीति रिवाज से सबके सामने शादी करेंगे। मैं पूरे समाज के सामने तुम्हें अपना बना लूंगा। फिर देखना तुम अपनी किस्मत से भी नहीं डरोगी। तुम्हारी किस्मत अब मुझसे जुड़ चुकी है,
इसलिए अब अपनी तकदीर से डरना छोड़ दो। भरोसा रखो मुझ पर। अब तुम्हारी किस्मत भी चाहेगी तुम्हें मुझसे दूर करना, तो वह भी नहीं कर पाएगी। अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। मेरे होते हुए अब तुम कभी खुद को अकेला नहीं पाओगी। मेरा एहसास, मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा। वह अभी छवि से यही सब बातें कर रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है और वह बेड पर बैठते हुए रूम की लाइट को ऑन करता है। छवि उसे इस तरह से अचानक उठकर बैठते हुए देख उससे पूछती है, क्या हुआ? आप इस तरह से उठकर क्यों बैठ गए? ये कहते हुए वह भी बेड से उठकर बैठ जाती है। युवराज कहता है, कुछ नहीं, बस मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बेड से उठकर रूम से बाहर आ जाता है। छवि उसे रूम से बाहर जाते हुए देख अपने मन में सोचती है, ऐसे अचानक ये उठकर यहाँ से क्यों चले गए? उन्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है जो मुझे ना पता चल पाए? इस वजह से वह यहाँ से उठकर चले गए। यह सोचकर वह बेड से उठती है और युवराज के पीछे रूम से बाहर आती है। वह लिविंग रूम में देखती है, युवराज वहाँ नहीं होता है। बस सीधे युवराज के रूम में चली जाती है। वह जब युवराज के रूम में पहुंचती है तो देखती है युवराज अपने हाथों में वह शॉपिंग बैग लिए हुए था जो कॉलेज से आते वक्त लेकर आया था। युवराज छवि को जब अपने रूम में देखता है, जो डोर के पास ही खड़ी उसे ही देख रही थी, वह छवि से कहता है, इधर आओ। छवि उसके पास आती है। युवराज अपने हाथ में पकड़े हुए पैकेट्स में से एक पैकेट से कुछ निकालता है और छवि की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह मैं तुम्हारे लिए लाया था। फिर वह आगे कहता है, यह जो साड़ी तुमने पहन रखी है, इसे पहनकर सोना काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा, इसलिए तुम इसे चेंज करके इसे पहन लो। छवि युवराज के दिए हुए उस ड्रेस को खोलती है और उसे देखती है। वह एक बहुत ही प्यारा सा नाइट गाउन होता है। उसे देखकर छवि के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह उस नाइट गाउन को देखते हुए युवराज से कहती है, अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। उसके चेहरे की स्माइल देखकर युवराज के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वह कहता है, ये जो तुमने साड़ी पहन रखी है, इसे पहनकर सोना काफी अनकंफर्टेबल होगा। तुम जाकर इसे चेंज कर लो और ये नाइट गाउन पहन लो। युवराज की बात सुनकर छवि कहती है, सर ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं ये नहीं पहन सकती। युवराज फिर उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ी हैरानी से पूछता है, क्यों नहीं पहन सकती तुम इसे? छवि कहती है, सर मैं यह नहीं पहनती। मैंने पहले कभी इस तरह की ड्रेस नहीं पहनी है। युवराज अब उसके और भी करीब आता है और उसकी खुली हुई कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने और करीब खींच लेता है और अपने होठों को उसके कान के पास लाकर अपनी सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, मगर मैं आज अपनी वाइफ को इस नाइट गाउन में देखना चाहता हूँ। क्या अभी भी तुम इसे पहनने से मना करोगी? युवराज के इस तरह से छवि की कमर को पकड़ने से छवि की धड़कन बेतहाशा बढ़ चुकी थी। वह युवराज को अपने इतने करीब महसूस करके अपनी आंखें बंद कर लेती है, या यह कहें कि युवराज के इतने करीब होने से उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। युवराज के छूने से छवि अब पिघलने लगी थी। धीरे धीरे उसका खुद से कंट्रोल खोने लगा था। वह बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती है और जल्दी से युवराज के हाथों को अपने ऊपर से हटाकर थोड़ा पीछे आती है। युवराज उसकी इस सिचुएशन को समझकर मुस्कुरा रहा था। वह फिर से छवि से कहता है, क्या तुम अभी भी इसे पहनने से मना करोगी? छवि अभी कुछ बोलने को होती है कि तभी युवराज कहता है, अगर तुम इसे नहीं पहनोगी तो मैं खुद ही इसे तुम्हें पहना दूंगा। छवि अब गौर से युवराज के चेहरे की तरफ देखती है, जिसे शरारत साफ झलक रही थी। वह थोड़ा गुस्से में युवराज से कहती है, क्या कहा आपने? आप मुझे खुद पहना देंगे? तो हाथ लगाकर दिखाइए अब मुझे। छवि की बात सुनकर युवराज अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल लिए छवि की तरफ बढ़ने लगता है। छवि भी थोड़ा अब शरारत के मूड में आ गई थी। वह भी पीछे मुड़कर रूम से बाहर निकल जाती है और युवराज से कहती है, पकड़ कर दिखाइए मुझे। युवराज भी दौड़कर उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी छवि को कमजोरी की वजह से थोड़ा सा चक्कर आ जाता है और वह लिविंग रूम में ही अभी पहुंची थी कि वह जल्दी से सोफे को पकड़कर अपने आप को सहारा देती है और अपने सिर को पकड़कर रुक जाती है। युवराज भी उसके पीछे आता है और छवि की हालत को देखकर घबराते हुए कहता है, क्या हुआ? फिर से तुम्हें चक्कर आ गया? फिर वह छवि को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे वापस अपने रूम में लेकर आता है और बेड पर लिटाते हुए कहता है,
तुम रेस्ट करो, बेड से उठने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना कहकर वो बेड से खड़ा होता है। तभी उसके फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वह अपना फ़ोन उठाकर बात करते हुए अपने रूम में बनी बालकनी में आ जाता है और वहाँ चेयर पर बैठकर बात करने लगता है। इधर छवि अपने आप को संभालती हुई बेड से उठती है और वह गाउन जो अब बेड पर पड़ा हुआ था उसे लेकर बाथरूम में चली जाती है और कुछ देर बाद उसे चेंज करके वापस युवराज के रूम में आती है। युवराज अभी भी बालकनी में बैठा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। छवि धीरे चलती हुई बालकनी में पहुंचती है और अब वह बालकनी में उसके पीछे होती है और वहीं उसके पीछे खड़ी होकर उसके फोन पर बात खत्म करने का इंतजार करने लगती है। वह थोड़ा सा उस नाइट गाउन में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन सिर्फ युवराज के कहने की वजह से उसने ये आज पहना था। उसे ये पहनकर युवराज के सामने आने में भी थोड़ी शर्म आ रही थी, जो कि वह नाइट गाउन बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा था। मगर छवि ने आज पहली बार ऐसी ड्रेस पहनी थी, इस वजह से वह थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। युवराज को जब यह महसूस होता है कि छवि उसके पीछे ही खड़ी है, तो वह फोन पर बात करते हुए अपनी गर्दन को पीछे घुमाकर देखता है। उसकी नजरें छवि को देखकर उस पर ठहर जाती हैं। छवि उस रेड कलर के नाइट गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, होठों पर लाल लिपस्टिक, ये सब देखकर वह भूल जाता है कि वह इस समय किसी से फोन पर बात कर रहा है और धीरे धीरे चेयर से उठकर खड़ा होता है। इस समय वह छवि की सुंदरता में पूरी तरह से खो चुका था। उसे इस समय छवि के अलावा किसी भी चीज का होश नहीं था। फोन पर दूसरी तरफ से बात कर रहा इंसान ही खुद युवराज से अपनी बात का कोई जवाब ना पाकर हेलो हेलो, आर यू देयर कह रहा था। तो युवराज का फोन अब उसके कान से थोड़ा दूर हो चुका था, इसलिए फोन की दूसरी तरफ से बोल रहे इंसान की आवाज छवि को साफ सुनाई दे रही थी। मगर इस समय युवराज को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। छवि अभी युवराज के पास आती है और युवराज का हाथ जिसमें फोन था उसे युवराज के कान के पास लगाते हुए युवराज को बात करने का इशारा करती है। अब जाकर युवराज अपनी टेंस में वापस आता है और अपने फोन पर दूसरी तरफ से बात कर रहे इंसान से कहता है, मैं बाद में बात करता हूँ। और वह इतना कहकर अपने हाथ में लिए हुए फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद वह अपने फोन को म्यूजिक सिस्टम के साथ कनेक्ट कर उस पर गाना प्ले करता है। आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे दिल को किसी ने छुआ ही नहीं, ऐसे दिल को किसी ने छुआ ही नहीं, जैसे अब हो रहा है हुआ ही नहीं। और वह छवि के करीब आकर एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे छवि हैरान हो जाती है और वह युवराज से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। मगर युवराज को छवि की कई बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह कहाँ मानने वाला था। वह छवि को ऐसे ही गोद में उठाए हुए झूले के पास आता है और छवि को झूले पर बिठाकर खुद भी झूले पर बैठ जाता है। फिर वह छवि के कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, हम तुम्हारे हुए, आहिस्ता आहिस्ता, हम तुम्हारे हुए। यूं ना नजरों से हमको चुराया करो, देखकर हमें तुम फना हो गए। यूं ना चेहरे से जुल्फें हटाया करो, आहिस्ता आहिस्ता। युवराज छवि की आंखों में देखते हुए कहता है, जान तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैं बता नहीं सकता इस समय मुझे कैसा महसूस हो रहा है। अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने पास ऐसे बैठे हुए देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। शायद मैं आज इस समय अपने शब्दों में ना बयान कर सकूं। तुमने आज मुझे जो खुशी दी है उसे मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। आज तुमने मेरे लिए व्रत रखा, मेरे कहने पर तुमने यह नाइट गाउन पहना जो तुम्हें पसंद नहीं था। मैं बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ तुम्हें इस तरह से अपने पास बैठे देखकर। फिर वह थोड़ा शांत हो जाता है और छवि की तरफ देखकर कहता है, आज तो मेहंदी भी लगाते हैं, तुमने नहीं लगाई। छवि अब अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर युवराज के आगे कर देती है। युवराज देखता है कि छवि की दोनों हथेलियों में पूरे चांद जैसा गोल आकार की मेहंदी लगी हुई है। युवराज कहता है, तुमने बस इतनी ही मेहंदी क्यों लगाई। छवि कहती है, बस इतना ही लगा पाई। युवराज उसके दोनों हाथों को चूमते हुए कहता है, बहुत सुंदर लग रही है तुम्हारे हाथों में यह मेहंदी। छवि अपनी नजरें झुकाए हुए शर्मा रही थी। युवराज उसको इस तरह से शर्माते हुए देखकर स्माइल करता है और फिर उसकी झुकी हुई पलकों पर किस करते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है। जैसे ही छवि की होठों की तरफ बढ़ता है, छवि शर्माकर उसके सीने से लिपट जाती है।
युवराज उसके इस तरह से अपने सीने से लिपट जाने की वजह से मुस्कुराता है और फिर छवि को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर आता है। अपने रूम में आने के बाद वह छवि को अपने रूम में पड़े हुए बेड पर लेटाता है और खुद भी उसकी बगल में लेटते हुए रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। अब रूम में बिल्कुल अंधेरा था। वह छवि को अपनी बाहों में भर लेता है। छवि का सिर अब युवराज के सीने पर था। युवराज के दिल की धड़कनों को छवि अब साफ सुन सकती थी। युवराज इस समय छवि के कंधे को धीरे धीरे सहला रहा था। छवि कहती है, सर। युवराज कहता है, हूँ। छवि फिर कहती है, आप मुझे कभी खुद से दूर मत कीजिएगा। चाहे हमारे बीच कुछ भी हो जाए, मगर आप मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। भले ही नाराज हो जाइए, मुझ पर कितना भी गुस्सा कर लो आप, पर कभी बात करना बंद मत कीजिएगा। मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप जो कहेंगे करूंगी। जैसा चाहेंगे वैसा ही रहूंगी। लेकिन अब आपसे दूर होकर नहीं रह पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। ये कहते हुए छवि की आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो युवराज अपने सीने पर महसूस कर पा रहा था। छवि के चेहरे को उठाकर अपने चेहरे की तरफ करता है और छवि की आंखों से निकल रहे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कहता है, छवि, अब एक भी आंसू मत अपनी नाकों से निकालना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे आंसू मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे दूर होकर चैन से जी पाऊंगा? तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। तुम्हारे आने से मैं खुद को पूरा महसूस कर पा रहा हूँ। तुमसे ये घर घर लगता है। तुम मेरी शाम को घर लौटने की वजह हो। तुम मेरे पास हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना है। मेरे जीने की वजह हो तुम। तो फिर तुम ही बताओ, क्या मैं तुमसे दूर होकर रह पाऊंगा? ये कहते हुए युवराज छवि के माथे पर किस करता है और कहता है, अब एक भी आंसू मत निकालना जान अपनी इन आंखों से। समझी तुम? और अब सो जाओ। ये कहते हुए वह छवि के सिर पर धीरे धीरे थपकी देने लगता है। छवि को भी अभी युवराज की बाहों में सुकून मिल रहा था। वह धीरे धीरे सो जाती है। युवराज को अब छवि की गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस होती हैं। वह समझ जाता है कि छवि अब सो चुकी है। वह फिर से छवि के सिर पर किस करता है और धीरे से कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जान कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुमसे दूर होने की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता। तुम्हारे आने से ही तो मेरी जिंदगी में रौनक आई है, वरना मेरी इस बेरंग जिंदगी में था ही क्या। तुम्हारे यहाँ होने से ही तो मुझे महसूस होता है कि इस दुनिया में मेरा भी कोई है जिसे मेरा इंतजार है। मैं टाइम से घर नहीं पहुंचूंगा तो वह मेरे लिए परेशान होगा। कोई है जिसके लिए मैं जरूरी हूँ, जो मुझे बिना किसी मतलब के प्यार करता है, जिसे मेरे पैसों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझसे मतलब है। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेता है और छवि को अपनी दोनों बाहों में भरकर एक सुकून की नींद सो जाता है। अगली सुबह छवि उठती है तो खुद को युवराज की बाहों में पाती है। वह युवराज के चेहरे की तरफ देखती है, जो सुकून की नींद सो रहा था। वह इस समय बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके माथे पर उसके बिखरे हुए बाल उसे और भी हैंडसम बना रहे थे। छवि उसके माथे पर आए हुए बालों को ठीक करती है और कुछ देर तक उसे यूं ही देखती रहती है। फिर वह उठने की कोशिश करती है, मगर युवराज उसे इतनी जोर से पकड़कर सोया हुआ था कि छवि का इस समय हिल पाना भी मुश्किल था। वह युवराज की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगती है, जिससे युवराज की नींद खुल जाती है। वह छवि को इस तरह से हिलते डुलते देखकर कहता है, क्या कर रही हो जान? चुपचाप सो जाओ। युवराज की आवाज़ सुनकर छवि कहती है, कितनी जोर से पकड़ रखा है आपने मुझे। क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? छवि की बात सुनकर युवराज अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और छवि से कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें चैन से सोया नहीं जा रहा है? छवि अब थोड़ा गुस्से में युवराज से कहती है, सुबह के 7 बज रहे हैं, मुझे उठना है, छोड़िए मुझे। छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, क्या करना है अभी उठकर तुम्हें? चुपचाप लेटी रहो। ये कहकर वह फिर से अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। छवि उसे इस तरह से सोते हुए देखकर कहती है, प्लीज सर, छोड़िए मुझे। अब तक मेरी पूजा भी खत्म हो जाती और आज अभी तक मैं सो रही हूँ। छवि के कहने पर युवराज अपनी आंखें बंद किए हुए ही फिर से कहता है, पहले तुम सिंगल थी, अकेली सोती थी। अब तुम सिंगल नहीं हो और अब अपने हस्बैंड की बाहों में सोई हो। तो जब तुम्हारा हस्बैंड जागेगा तभी तुम उठोगी। समझी तुम?
युवराज की ऐसी बातें सुन छवि हैरानी से सिर उठाकर युवराज की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, तो मिस्टर हस्बैंड, क्या आज आपने पूरे दिन मुझे ऐसे ही अपनी बाहों में लेकर सोने का प्लान बना रखा है? छवि की बात सुनकर युवराज अपनी आंखें खोलता है और छवि से कहता है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। छवि अब परेशान होती हुई कहती है, सर प्लीज छोड़िए ना, मुझे बाथरूम जाना है। युवराज अब उसे थोड़ा और परेशान करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? छवि अब झल्लाते हुए कहती है, अब क्या चाहिए आपको? युवराज अपने चेहरे पर एक विशिष्ट से स्माइल करते हुए कहता है, जो मांगूंगा वह मिलेगा मुझे। छवि कहती है, पहले बताइए तो क्या चाहिए आपको? छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, पहले प्रॉमिस करो, दोगी मुझे तो ही मैं बताऊंगा, वरना पड़ी रहो यहीं ऐसे ही मेरी बाहों में। युवराज की बात सुनकर छवि कहती है, नहीं, पहले आप बताइए, फिर मैं प्रॉमिस करूंगी। युवराज कहता है, ठीक है, फिर रहने दो, मैं नहीं बताता। अब छवि के दिमाग में एक शरारत सोचती है और वह अचानक से अपने मुंह से आहा की आवाज निकालती है। युवराज परेशान होकर छवि से कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? और उसकी पकड़ इस समय छवि पर ढीली हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर छवि जल्दी से युवराज की पकड़ से छूटती हुई बेड से उतरकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है और बाथरूम में जाकर बाथरूम का डोर बंद कर लेती है। युवराज वहीं बेड पर लेटा हुआ छवि की सरकत से मुस्कुराते हुए बाथरूम की डोर की तरफ देखता है और कहता है, चली तो गई वहां, देखो निकलती कैसे हो, कपड़े तो वहां है नहीं तुम्हारे। ये कहते हुए वह मुस्कुराता है और बेड पर बैठते हुए अपने हाथों में अपना फोन लेकर चेक करने लगता है। इधर बाथरूम में नहाने के बाद छवि को याद आता है कि यह तो युवराज के रूम का वॉशरूम है और यहाँ उसके कपड़े नहीं है। अब वह परेशान होती है कि क्या करें। तभी उसे उस बाथरूम में टंगा हुआ युवराज का बाथरोब नजर आता है। वह जल्दी से वह बाथरोब पहन लेती है और बाथरूम का डोर खोलकर देखती है। उसे रूम में कहीं युवराज नजर नहीं आता। वह चैन की सांस लेती है और रूम के अंदर आती है। तभी बाथरूम के डोर के बगल में खड़ा युवराज छवि को कमर से पकड़ लेता है। छवि युवराज के ऐसे पकड़ने से घबरा जाती है। वह घबराते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर युवराज कहता है, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। छवि अपनी कमर से उसका हाथ हटाते हुए कहती है, प्लीज सर मुझे छोड़िए। युवराज को जब यह महसूस होता है कि छवि उसकी इस तरह से पकड़ने की वजह से सहम सी गई है, तो वह उसे छोड़ देता है और छोड़ते हुए छवि उस रूम से बाहर जाने लगती है। उसे रूम से बाहर जाते देख युवराज कहता है, कहाँ जा रही हो, रुको। छवि युवराज की आवाज सुनकर रुक जाती है और अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए वहीं दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है। युवराज उसके पास आता है और कहता है, बाहर किचन में कुक है, क्या तुम ऐसे ही बाहर जाओगी? छवि अब नजरें उठाकर युवराज की तरफ सवालिया नजरों से देखती है। युवराज उससे कहता है, बेड पर तुम्हारे कपड़े रखे हैं, जाओ जाकर पहन लो। और इतना कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। छवि अब बेड पर रखे हुए अपने कपड़ों की तरफ एक नजर डालती है और फिर दरवाजे की तरफ देखती है जहां से युवराज अभी अभी बाहर गया था। उसके चेहरे पर जो कुछ देर पहले घबराहट थी, उस पर स्माइल आ चुकी थी। वह बेड के पास आती है तो देखती है कि बेड पर उसी के कपड़े रखे हुए थे जो युवराज उसके रूम की कवर से लेकर आया था। वह मुस्कुराती हुई उन कपड़ों को अपने हाथों में उठाती है और उसे लेकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद रेडी होकर वह जब वापस रूम में आती है और शीशे के सामने खड़े होकर कुछ देर खुद को देखती है और फिर उस रूम से निकलकर अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में पहुंचकर वह अपने माथे पर बिंदी लगाती है। उसके रूम में सिंदूर नहीं था, इसलिए वह मंदिर आती है और मंदिर में रखा सिंदूर लेकर थोड़ा सा अपनी मांग में लगाती है और आरती करती है। युवराज शायद अब अपने रूम में रेडी होने चला गया था। वह लिविंग रूम में नहीं था। वह अब किचन में आती है। कुक ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। वह ब्रेकफास्ट को डाइनिंग टेबल पर लगाने में कुक की हेल्प करती है। कुछ ही देर में युवराज भी आ जाता है और दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। युवराज छवि की तरफ देख रहा था और छवि अपनी नजरों को नीचे झुकाए हुए चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी। युवराज इस समय छवि की स्थिति को अच्छी तरह से समझ रहा था। वह बाथरूम में युवराज के सामने आ जाने की वजह से एम्बेरेंस फील कर रही थी। युवराज कहता है, छवि। छवि अब नजरें उठाकर युवराज की तरफ देखती है।
युवराज आगे कहता है, हस्बैंड हूँ तुम्हारा, तुम कुछ भी पहनकर मेरे सामने आ सकती हो। तुम्हें इस तरह से शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आजकल लड़कियां तुम्हारी बाथरूम से छोटे छोटे ड्रेस पहनकर बाहर जाती हैं। तुम तो सिर्फ मेरे ही सामने आई हो। छवि युवराज की बातें चुपचाप सुन रही थी। अभी भी उसकी नज़र नीचे ही थी। वह कुछ नहीं बोलती। युवराज फिर कहता है, तुम कॉलेज चल रही हो? छवि हाँ में सिर हिलाती है और ब्रेकफास्ट खत्म कर अपने रूम में रेडी होने चली जाती है। कुछ देर बाद वह रेडी होकर युवराज के पास आती है। युवराज उसे गौर से देखता है। इस समय छवि की मांग में लगा हुआ सिंदूर नहीं दिख रहा था। छवि की मांग में सिंदूर न देखकर न जाने क्यों युवराज को बहुत गुस्सा आता है। युवराज उससे पूछता है, तुमने सिंदूर क्यों मिटा दिया? छवि अपनी नजरें उठाकर युवराज की तरफ देखती है। युवराज उसकी तरफ सीरियस एक्सप्रेशन लिए हुए देख रहा था और उसके पूछने का तरीका भी काफी रूड था। छवि कहती है, मैंने मिटाया नहीं है, सिर्फ उसे अपने बालों से ढक लिया है। युवराज ये जानकर कि छवि ने सिंदूर मिटाया नहीं है, सिर्फ अपने हेयर स्टाइल से चेंज करके उसे छुपाया है, युवराज का गुस्सा शांत हो जाता है। वो अब शांत लहजे में छवि से पूछता है, लेकिन तुमने छुपाया क्यों? छवि कहती है, वह आपने ही कहा था कि आप पूरे रीति रिवाज से सबके सामने मुझसे शादी करेंगे। अगर मैं पहले से ही सिंदूर लगाकर सबके सामने जाऊंगी तो फिर बाद में शादी करने का क्या फायदा होगा? छवि की बातें युवराज को ठीक लगती हैं। वह कहता है, फिर ये मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है तुमने? छवि कहती है, ये मंगलसूत्र मंगलसूत्र की तरह नहीं लगता है। इसके काले मोती इस डिजाइन के अंदर छुपे हुए हैं। ये अच्छा भी है। मंगलसूत्र की डिजाइन को दिखाते हुए युवराज से कहती है। युवराज कहता है, ठीक है, चलो। वह दोनों अपार्टमेंट के बाहर आते हैं। ड्राइवर पहले से एक कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। उनके पहुंचते ही वह कार से उतरकर उन दोनों के लिए कार का बैक डोर खोलता है। वह दोनों कार में बैठ जाते हैं। उन दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर डोर बंद करके ड्राइविंग सीट पर आता है और युवराज की परमिशन के बाद कार ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज में एंट्रेंस पर रॉकी पहले ही खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता है। कार से उतरकर वह तीनों युवराज के केबिन की तरफ आते हैं। केबिन में पहुंचकर युवराज छवि को बैठने के लिए कहता है और खुद भी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। छवि युवराज से कहती है, क्या मैं जाऊं डिपार्टमेंट हेड से मिलने? युवराज कहता है, बैठो कुछ देर, बाद में जाना। फिर वह रॉकी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, रॉकी, वह पेपर्स कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें रेडी करवाने के लिए कहा था? रॉकी युवराज की टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बॉस, मैंने पहले ही आपके टेबल पर उसे रख दिया है। युवराज रॉकी को वहां से जाने के लिए कहता है। रॉकी चला जाता है। फिर युवराज छवि की तरफ वो फाइल बढ़ाते हुए कहता है, जान, ये पेपर तुम पढ़कर इन पर साइन कर दो। छवि युवराज से पूछती है, कैसे पेपर है? ये युवराज कहता है, पढ़ लो, पता चल जाएगा। छवि अभी उस फाइल को खोलकर पढ़ने ही वाली होती है, तभी डोर पर नॉक होता है। डोर की नॉक की आवाज सुनकर छवि डोर की तरफ देखने लगती है और हाथ में पकड़ी हुई फाइल को बंद कर देती है। युवराज डोर पर खड़े इंसान को अंदर आने के लिए कहता है। एक प्यून डोर खोलकर अपने हाथों में ट्रे लेते हुए अंदर आता है और वह कॉफी का एक मग छवि के सामने और दूसरा युवराज के सामने रखकर वहां से चला जाता है। युवराज छवि से कुछ बातें करने लगता है। कुछ देर बाद युवराज छवि से कहता है, कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो। वह दोनों कॉफी पीने लगते हैं। कुछ देर में राहुल अंदर आता है और युवराज से कहता है, बॉस, मीटिंग का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। युवराज चेयर से उठता हुआ रॉकी से कहता है, पहले तुम छवि को डिपार्टमेंट हेड के ऑफिस तक छोड़कर आओ और मुझे डायरेक्ट मीटिंग वाली जगह पर ही मिलो। छवि कहती है, नहीं, आप रॉकी सर के साथ जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। युवराज फिर रॉकी से कहता है, ठीक है, फिर डिपार्टमेंट हेड को फोन करके बता दो। इतना कहकर वह तीनों बाहर निकल जाते हैं। छवि वह फाइल वहीं टेबल पर ही भूल जाती है। छवि डिपार्टमेंट हेड से मिलने जाने लगती है। तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन वाइब्रेट होता है। वह अपने फोन को देखने लगती है। उस पर युवराज का मैसेज आया था। वह बिना मैसेज पढ़े ही मुड़कर सवालिया नजरों से युवराज की तरफ देखने लगती है। युवराज भी वहीं खड़ा हुआ छवि की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता था कि छवि मुड़कर उसकी तरफ जरूर देखेगी। जैसे वह छवि को अपनी तरफ देखते हुए पाता है, अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए हुए
छवि के मैसेज पढ़ने का इशारा करता है और बिना रुके हुए वहां से चला जाता है। छवि हैरानी से उसे जाते हुए देखती है और वह बड़बड़ाती है, कमाल है, मैं इनके पास ही हूँ, फिर इन्हें मुझे मैसेज करने की क्या जरूरत पड़ गई? यह मुझे बता भी तो सकते थे, यह मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं? ये कहते हुए वह अपने हाथ में लिए हुए फोन को चेक करने ही वाली होती है, तभी उसके पीछे से आती हुई एक लड़की उससे टकरा जाती है। वह लड़की काफी जल्दी में थी। छवि अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को संभालती है और उस लड़की की तरफ देखती है, जिससे खुद की गलती की वजह से उसके हाथ में पकड़ा हुआ उसका सारा सामान जमीन पर बिखर गया था और वह जमीन पर अपने पंजों के बल बैठकर अपने बिखरे हुए सामान को समेट रही थी। छवि भी उसके सामान को उठाने में उसकी मदद करती है। वह भी जमीन पर अपने पंजे के बल बैठ जाती है और उसके बिखरे हुए सामान को उठाने लगती है। सारा सामान समेट लेने के बाद वह दोनों खड़ी होती हैं और वह लड़की छवि की तरफ देखते हुए कहती है, पहले तो आपको सॉरी, मैं काफ़ी जल्दी में थी और आपसे टकरा गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उसके ऐसे पूछने पर छवि मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मुझे चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। वह लड़की फिर कहती है, थैंक यू, आपने मेरा सामान उठाने में मेरी मदद की। फिर वह आगे कहती है, मुझे देर हो रही है इसलिए मैं अब चलती हूँ। इतना कहते हुए वह लड़की जल्दी जल्दी वहां से चली जाती है। छवि भी डिपार्टमेंट हेड के ऑफिस में पहुंचती है। वह अपने ऑफिस में बैठे हुए छवि के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रॉकी ने पहले ही उन्हें फ़ोन करके छवि के आने के बारे में बता दिया था। छवि के पहुंचने पर वह छवि को बैठने के लिए कहते हैं और उसे सारी बातें समझाते हैं। फिर वह छवि के साथ क्लास में जाते हैं और स्टूडेंट से उसका परिचय करवाते हैं और छवि को क्लास में छोड़कर वापस अपने ऑफिस में चले जाते हैं। छवि को भी उस क्लास में स्टूडेंट्स के साथ अच्छा लग रहा था। वह स्टूडेंट्स के कहने पर उन्हें एक टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा था उसे समझाती है। उसके समझाने से वह टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। छवि के समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। उसने इतने मुश्किल टॉपिक को भी बहुत ही आसानी से समझाया था, जिसकी वजह से वह आज एक ही दिन में स्टूडेंट्स की पसंदीदा लेक्चरर बन गई थी। उसके बाद उसने 2 और क्लासेस लीं, उसमें भी वह स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई। सभी छवि को बहुत पसंद करने लगे थे। क्लास खत्म होने के बाद छवि डिपार्टमेंट हेड के ऑफिस में वापस आती है और उनके कहने पर बैठकर क्लास के बारे में उनसे बात कर रही होती है। तभी युवराज का ड्राइवर वहां आता है और छवि से कहता है, मैडम बॉस ने आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। उसकी बात सुन छवि डिपार्टमेंट हेड से कहती है, सर मैं अब चलती हूँ, और ड्राइवर के साथ बाहर आ जाती है। कार में बैठी छवि अपना फ़ोन निकाल कर चेक करती है, क्योंकि जब से वह क्लास में गई थी उसने एक बार भी अपना फ़ोन चेक नहीं किया था। उसका ध्यान युवराज के भेजे हुए मैसेज पर जाता है। वह उसे पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, जब मैं घर वापस आऊं तो मुझे मेरी बीवी मिलनी चाहिए। ये पढ़कर छवि थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। कुछ ही देर में वह अपार्टमेंट पहुंचती है। वह बस युवराज के लिखे हुए शब्दों के बारे में ही सोच रही थी कि युवराज के ऐसे लिखने की क्या वजह है और इसका क्या मतलब है। यही सोचते हुए वह अपने रूम में आती है और अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद जब वह चेंज करके वापस आती है तो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक करने लगती है। उसे फिर युवराज के भेजे हुए मैसेज के बारे में ध्यान आता है। वह खुद को बड़े ध्यान से देखती है। इस समय वह कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही थी। उसे अब युवराज के भेजे हुए मैसेज का मतलब समझ में आता है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह कहती है, अच्छा जी, तो आपको अपनी बीवी से मिलना है। ठीक है, तो मैं भी आपको आपकी बीवी से मिलाने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं आपकी बीवी आपको पसंद आती है या नहीं। ये कहते हुए वह थोड़ा शर्माते हुए खुद को शीशे में देखने लगती है। तभी बेड पर रखा हुआ उसका फोन वाइब्रेट होता है। वह अपने फोन को अपने हाथ में उठाकर चेक करती है। उसके फोन पर फिर से युवराज का मैसेज आया हुआ था। मैसेज पढ़कर वह अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को वापस बेड पर रखकर अपने रूम से बाहर आती है और युवराज के रूम में चली जाती है। युवराज के रूम की अलमारी खोलकर वह उसके साइड में रखा हुआ पैकेट निकालती है। यह वही पैकेट था जो कल युवराज लेकर आया था कॉलेज से घर आते समय। वह उसे खोलकर देखती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह उस पैकेट को लेकर वापस रूम में आती है।
उस पैकेट में एक लाइट येलो कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी होती है। वह उस साड़ी को पैकेट से निकालकर उसे अपने हाथों में लेती है और उसे चूमते हुए कहती है, मेरी माँ के बाद आप ही हैं जिसने मेरे बारे में सोचा। मेरे लिए आपकी लाई हुई हर चीज़ बहुत ही कीमती है। इतना कहकर वो अपने पहने हुए कपड़े चेंज करके उस साड़ी को पहनती है। साथ ही उसी की मैचिंग की बिंदी लगाती है और होंठों पर रेड लिपस्टिक और हाथों में भरी भरी चूड़ियां पहनती है। मांग में पूरा भरा हुआ सिंदूर लगाती है। अब वह अपने आप को शीशे में देखती है। बिल्कुल वह आज नई नवेली दुल्हन लग रही थी। वह खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, आपकी बीवी आपसे मिलने के लिए तैयार है, मिस्टर युवराज उपाध्याय। फिर वह अपने कमरे से निकलकर अपने बगल वाले रूम में आती है। यह रूम युवराज के मम्मी पापा का था। छवि उस रूम की बालकनी को कैंडल और लाइट से थोड़ा डेकोरेट करके डिनर के लिए रेडी करती है। वह युवराज के रूम में आती है और उसकी अलमारी खोलकर उसके कपड़े निकालती है और बेड पर रख देती है। आज कुक को भी उसने छुट्टी दे दी थी और खुद ही युवराज के लिए डिनर तैयार करने लगती है। डिनर तैयार हो जाने के बाद वह अपना फ़ोन लेकर युवराज के पास मैसेज करके पूछती है, आप कब आएंगे। युवराज उसके मैसेज को पढ़ तो लेता है मगर कोई जवाब नहीं देता। छवि को युवराज से कुछ ऐसी उम्मीद थी। वह जानती थी युवराज उसके मैसेज का जवाब नहीं देगा। वह कहती है, कोई बात नहीं मिस्टर उपाध्याय। फिर वह कुछ और तैयारियां करके युवराज का इंतजार करने लगती है। रात लगभग 10:30 बजे डोरबेल बजती है। डोर पर खड़ा युवराज डोर खुलने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वह अपने फ़ोन को निकालकर मैसेज पढ़ता है। छवि का मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाइए। युवराज मैसेज पढ़कर कहता है, कमाल है, ये खुद आकर हमेशा की तरह आज दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है, मैसेज करके क्यों बता रही है। यह सोचते हुए वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। तभी उसके फ़ोन पर एक और मैसेज आता है। वह उस पर ध्यान नहीं देता और अंदर आकर छवि को आवाज़ देता है। कई बार आवाज़ देने पर भी जब छवि नहीं आती तो वह अपने रूम में आता है और अपने बेड पर रखे हुए कपड़े को देखकर थोड़ा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है, ये कपड़े इस तरह से बेड पर जो रखे हुए हैं, क्योंकि जो कपड़े बेड पर रखे हुए थे युवराज उस तरह के कपड़े रात में नहीं पहना करता था। तभी उसके फ़ोन पर एक और मैसेज आता है। वह परेशान होकर फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ता है। वह छवि का ही मैसेज था जिसमें छवि ने लिखा था, आपके लिए मैंने कपड़े निकाल कर रखे हैं, तैयार हो जाइए। अब युवराज थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वह कहता है, आज इस लड़की को क्या हुआ है, मैसेज क्यों भेज रही है, खुद सामने क्यों नहीं आ रही है और इतनी रात को मुझे ये कपड़े पहनकर रेडी होने के लिए क्यों कह रही है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी उसके फ़ोन पर एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था, ज़्यादा मत सोचिए, जल्दी से रेडी हो जाइए। युवराज ये मैसेज पढ़कर थोड़ा हेजिटेट होता हुआ रेडी होने लगता है। कुछ देर में छवि का एक और मैसेज युवराज के फ़ोन पर आता है जिसमें लिखा था, आपकी बीवी बगल वाले रूम में आपका इंतजार कर रही है। यह पढ़कर युवराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह जल्दी से अपने रूम से निकलता है और उस बगल वाले रूम में जाकर उस रूम का दरवाज़ा खोलता है और देखता है उस रूम में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन बालकनी में रोशनी थी। वह छवि को आवाज़ देता है मगर छवि कुछ नहीं बोलती। तभी उसे बालकनी से चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आती है। वह उधर ही चला जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि पूरी बालकनी लाइट कैंडल्स और हार्ट शेप बैलून से सजी हुई थी। फिर उसकी नज़रें रेलिंग के पास खड़ी छवि पर जाती है, जो बालकनी की रेलिंग पकड़े हुए उसकी तरफ पीट कर खड़ी हुई थी। उसने वही साड़ी पहन रखी थी जो युवराज उसके लिए कल लाया था और आज उसने मैसेज करके छवि को वो पहनने के लिए कहा था। युवराज यह देखकर खुश हो जाता है। फिर वह देखता है बालकनी में ही एक टेबल पर डिनर लगा हुआ है और उसके बीच में कैंडल जल रही है। बालकनी को छवि ने कैंडल लाइट्स और रेड हार्ट से बैलून से बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था। छवि अभी भी वैसे ही खड़ी थी। युवराज धीरे धीरे छवि के पास जाता है। वह छवि को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। छवि युवराज के ऐसे पकड़ने की वजह से सिहर जाती है। उसकी आंखें युवराज के स्पर्श को अपनी खुली हुई कमर पर महसूस कर अपने आप बंद हो जाती हैं। युवराज अपने चेहरे को उसकी गर्दन पर टिकाता हुआ कहता है, जान, क्या है ये सब और तुम इस तरह से यहाँ क्यों खड़ी हो। छवि युवराज की आवाज़ सुनकर
अपनी आंखें खोलती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। युवराज अब उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करते हुए एक झटके में ही अपनी तरफ मोड़ लेता है। छवि अब बिल्कुल उसके सामने थी। वह छवि के चेहरे को अपने एक हाथ से ऊपर उठाता है और कहता है, जान मेरी तरफ देखो। छवि जो अब तक अपनी नजर नीचे किए हुई थी, युवराज के कहने पर वह अपनी नजरें उठाकर युवराज की तरफ देखती है। उसे अपनी तरफ देखते हुए देख युवराज उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जान सच में आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी बातें सुनकर छवि शर्माते हुए अपनी नजरें फिर से नीचे झुका लेती है। युवराज का एक हाथ अभी भी छवि की कमर पर था। वह धीरे धीरे छवि की कमर को सहला रहा था, जिससे छवि की धड़कनें तेज हो गई थी और वह अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। युवराज उसे इस तरह से अपनी आंखें बंद करते हुए देख मुस्कुराता है और बारी बारी से उसकी दोनों पलकों को चूम लेता है। फिर वह जैसे ही अपने होठों को छवि के होठों से छूता है, छवि उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे अपने आप से दूर कर देती है और उससे थोड़ा दूर हटकर कहती है, डिनर ठंडा हो गया है। फिर वह डिनर टेबल की तरफ चली जाती है और चेयर खींचकर खुद बैठते हुए युवराज से भी बैठने का इशारा करती है। युवराज जो अभी छवि के ऐसे बर्ताव से थोड़ा नाराज था, टेबल के पास आता है और चेयर खींचकर बैठता है। छवि अब वहाँ की सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है और बस सिर्फ कैंडल की धीमी रोशनी ही वहाँ फैली रहती है। फिर वह युवराज की प्लेट में डिनर सर्व करती है। आज सब कुछ युवराज की पसंद का ही था। अभी तक वह अच्छे से युवराज की पसंद नापसंद समझ चुकी थी। वह देखती है कि युवराज अभी भी चुपचाप बैठा उसे ही देख रहा है। वह युवराज से कहती है, आप डिनर क्यों नहीं कर रहे हैं? युवराज जो अब तक अपने एक हाथ पर अपना चेहरा टिकाए हुए उसी को देख रहा था, सीधे बैठते हुए कहता है, मुझे भूख नहीं है। छवि उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और अपनी चेयर से उठकर उसके पास आकर स्पून से खाना उठाकर उसकी तरफ बढ़ाती है। युवराज अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। छवि को युवराज की इस हरकत पर हंसी आ जाती है। वह इस समय बिल्कुल किसी बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था। वह अपने दूसरे हाथ से युवराज के चेहरे को अपनी तरफ करती है और युवराज से पूछती है, क्या हुआ? युवराज अब उसकी आंखों में देखते हुए अपनी आंखें छोटी करता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ? छवि मुस्कुराती है क्योंकि वह जान रही थी कि युवराज उससे क्यों नाराज है। वह अपने चेहरे को युवराज के चेहरे के पास लाती है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर एक सॉफ्ट किस करती है और जल्दी अपने होठों को युवराज के होठों से दूर कर लेती है। वह मुस्कुराकर युवराज की आंखों में देखती हुई कहती है, अब ठीक है? युवराज अपने चेहरे पर थोड़ी नाराजगी लिए हुए कहता है, अभी के लिए मैं इतने से काम चला लूंगा, लेकिन बाद में। युवराज ने अभी इतना कहा ही था कि तभी छवि उसके मुंह में खाने से भरी हुई स्पून डाल देती है और कहती है, बाकी बातें बाद में। फिर वह युवराज से पूछती है, कैसा बना है डिनर? तभी युवराज छवि का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे छवि सीधे उसकी गोद में आकर गिरती है। युवराज अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब करके कहता है, अब बोलो, क्या बोल रही थी? छवि अपनी नजर नीची कर लेती है और उसकी गोद से उठने की कोशिश करती है। युवराज कहता है, कोशिश भी मत करना, चुपचाप बैठी रहो और मुझे खाना खिलाओ। वह फिर आगे कहता है, क्या पूछ रही थी तुम? छवि कुछ नहीं बोलती। छवि को कुछ ना बोलते हुए देख वह कहता है, पूछो कि क्या पूछ रही थी? छवि कहती है, यही पूछ रही थी कि डिनर कैसा बना है। युवराज फिर अपने चेहरे को छवि की ओर करीब करते हुए उसके कान में धीरे से कहता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। जी करता है पूरा का पूरा खा जाऊं। छवि अपनी सवालिया नजरों से युवराज की तरफ देखती है क्योंकि छवि को उसकी बात समझ में नहीं आती। वह युवराज से पूछती है, इसका क्या मतलब? युवराज मुस्कुराते हुए कहता है, बाद में समझाऊंगा इसका मतलब। अभी फिलहाल तो मुझे खाना खिलाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। उसकी बात सुनकर छवि उसे खिलाती है और फिर वह छवि के हाथ से स्पून को लेता है और उसमें खाना भर के छवि की तरफ बढ़ाता है। छवि कहती है, मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए। युवराज कहता है, चुप करके खाओ। कुछ ही देर में डिनर खत्म होता है। छवि युवराज की गोद से उठकर टेबल के बर्तन समेटने लगती है। युवराज उसका हाथ पकड़ उसे फिर से अपने पास खींच लेता है और एक ही झटके में छवि को अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे छवि हैरान हो जाती है। वह घबराते हुए युवराज से कहती है, यह क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। युवराज बिना कुछ बोले छवि को अपनी गोद में लिए हुए ही अपने रूम में आता है और अपने बेड पर लिटाते हुए कहता है,
छवि, जो भी करना हो हमारे रूम में किया करो, या फिर जिसमें तुम पहले रहती थी उस रूम में किया करो। आइंदा से उस रूम में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। छवि कहती है, लेकिन क्यों? युवराज कहता है, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। छवि कुछ नहीं बोलती है और युवराज की बातों से उसका चेहरा उतर जाता है। युवराज जब उसके उतरे हुए चेहरे को देखता है तो उसके मूड को ठीक करने के लिए उसके पास आते हुए अपनी सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैंने क्यों कहा था कि डिनर बिल्कुल तुम्हारे जैसा बना है। इतना कहकर वह छवि के और करीब होता हुआ उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे पर्सनैलिटी किस करने लगता है। युवराज के सरकस से छवि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह युवराज के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं था। वह युवराज को अपने आप से 1 इंच भी दूर नहीं कर पाती। वह थककर कोशिश करना छोड़ देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर बाद जब उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है तो युवराज उसे छोड़ देता है और छवि की तरफ गौर से देखता है। उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था और वह जोर जोर से सांस लिए जा रही थी। युवराज फिर उसकी कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने करीब खींचकर फिर से किस करने लगता है। अब छवि की आंखों से आंसू निकल रहे थे। युवराज को जब ये महसूस होता है तो वह खुद को छवि से दूर कर लेता है और छवि के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए परेशान होकर कहता है, जान क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया है? छवि अब गुस्से में युवराज के हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए कहती है, हाँ किया है आपने मुझे हर्ट। क्यों करते हैं ये सब? आपने कहा था ना कि जब तक हमारी शादी पूरे रीति रिवाज से नहीं हो गई तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? युवराज को छवि की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह छवि से बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। छवि पूरी रात लिविंग रूम में ही बैठे हुए युवराज के आने का इंतजार करती है, मगर युवराज नहीं आता। छवि युवराज को कई बार फोन करती है, लेकिन युवराज छवि का फोन भी नहीं रिसीव कर रहा था। अगले दिन सुबह डोरबेल बजती है। छवि को लगता है कि युवराज आ गया। वह जल्दी से उठकर दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे पर युवराज नहीं, श्याम सुंदर था। वह श्याम सुंदर को दरवाजे पर देखकर निराश हो जाती है। श्याम सुंदर उसे देखकर कहता है, मैडम आप कैसी हैं? छवि अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर कहती है, मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसी रही आपकी बहन की शादी? सब अच्छे से हो गया ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? श्याम सुंदर कहता है, नहीं मैडम, सर ने सारा इंतजाम करवा दिया था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। छवि कहती है, और आपके घर में सब ठीक हैं? श्याम सुंदर कहता है, हाँ मैडम सब ठीक है। थोड़ी देर श्याम सुंदर से बात करने के बाद छवि अपने रूम में रेडी होने चली जाती है और रेडी होकर कैब बुक कर कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचकर वह सीधे युवराज के केबिन की तरफ जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि युवराज कॉलेज में नहीं है। उसे अब तक लग रहा था कि युवराज उसे कॉलेज में मिलेगा, लेकिन वह वहां भी नहीं था। तो वह अब रॉकी को कॉल करती है। रॉकी फोन रिसीव करता है। छवि उससे पूछती है, सर कहाँ है? रॉकी कहता है, मैम बहुत शहर से बाहर आए हैं। छवि ये जानकर हैरान और दुखी दोनों होती है, क्योंकि युवराज के इस तरह से अचानक शहर से बाहर जाने की उम्मीद उसे नहीं थी। फिर वह रॉकी से पूछती है, कब तक आएंगे? रॉकी कहता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। यह सुनकर छवि उदास हो जाती है। उस देर में उसकी क्लास थी, तो वह अपनी क्लास लेने के लिए चली जाती है। आज 10 दिन हो चुके थे युवराज को गए हुए। इन 10 दिनों में छवि की युवराज से एक बार भी बात नहीं हुई थी। छवि के फोन करने पर युवराज ने फोन रिसीव नहीं किया और उसने पलटकर छवि के पास एक बार भी फोन नहीं किया। इन 10 दिनों में छवि डिपार्टमेंट के सभी लोगों से अच्छे से घुल मिल गई थी। रोमा से उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। रोमा वही लड़की थी जो कुछ दिनों पहले कॉलेज में छवि से टकराई थी। आज क्लास खत्म होने के बाद छवि स्टाफ रूम के बाहर खड़ी रोमा से बात ही कर रही थी कि तभी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर क्षितिज उनके पास आता है और उन दोनों से कुछ बातें करने लगता है। उसे छवि के कंधे पर कुछ लगा हुआ दिखता है, तो वह उसे अपने हाथ से छवि के कंधे से झाड़ते हुए कहता है, आपके कंधे पर कुछ लगा हुआ था? छवि अपने कंधे की तरफ देखती है और फिर क्षितिज की तरफ देखते हुए उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहती है। वह इस बात से अनजान थी कि दो आंखें इस समय उसे गुस्से से देख रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।